सरकार तो कत रात भर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो हम लोग सवाल क्या चीज़ पूछेंगे, तो AEDO का मैंने कलेक्शन लिया है, प्लस जो BPSC है उसका कलेक्शन लिया है, जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम पूछा था उसका कलेक्शन लिया है, प्लस जो है AEDO का मैंने चारों शिफ्ट का क्वेश्चन लिया है इसमें, ठीक है। और BPSC स्टेनो का भी मैंने क्वेश्चन लिया है, और प्लस अभी जो एक मध्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ था पुलिस का, उसका भी क्वेश्चन लिया है एक शिफ्ट का, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें किसका इंक्लूड किया है, हाँ, जो दरोगा का मेंस हो या प्रीलिम्स हो, चारों, वो चारों का इंक्लूड किया है जो चारों शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द लेंस आर यूज टू क्योर मायोपिया। ये सवाल बहुत कन्फ्यूजन होता है आदमी को। मायोपिया मतलब नियर साइटनेस, मायोपिया मतलब नियर साइटनेस मतलब निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया के लिए कौन सा लेंस सही होता है, तो मायोपिया निकट नहीं आ रहा केप में। कैसे याद रखेंगे, तो मायोपिया यानी मेरे पिया निकट नहीं आ रहे केप में, तो मायोपिया से क्या हो जाएगा, मायोपिया निकट नहीं आ रहे मतलब निकट दृष्टि दोष, नियर साइटनेस। केव से क्या याद रखेंगे, किस में, कनकेव जो लेंस है उसका यूज़ किए करते हैं। फिर से यहाँ पे जो है एक सवाल पूछा, ये देखो AEDO का ही सवाल पूछा कि इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो एक RLC नाम का सर्किट होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, RLC से। तो जो RLC नाम का सर्किट होता है इसमें, जिसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, उसमें जो R होता है उसका संबंध होता है कि R में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है शुद्ध प्रतिरोध, उसमें जो धारा और वोल्टेज है सेम फेज में होता है। और शुद्ध जो धारिता होता है कैपेसिटर में, उसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। और शुद्ध प्रेरक है, ठीक है, जो L होता है उसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। और RLC जो श्रेणी है परिपथ में धारा और वोल्टेज समान फेज में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जो C है वो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, L जो है धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, ठीक है। और शुद्ध प्रतिरोध में तीनों समान फेज में होती है, तो ये चीज़। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो कथन है और कारण है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो मैग्नेटोस्टैटिक्स होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का नियम क्रमशः इस प्रकार होता है। बोल रहा है जो मैग्नेटोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, उसमें गॉस का नियम इस प्रकार होता है, B.ds बराबर 0, E.ds बराबर Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर बोल रहा है जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स अस्तित्व में नहीं होते हैं, जबकि जो वैद्युत एक ध्रुव अस्तित्व में होते हैं। आपको यहाँ से बस एक चीज़ याद रखना है एग्ज़ाम के लिए कि गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होता है। तो गॉस लॉ जो होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में वो होता है ये B.ds बराबर 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, तो बोलना कि E.ds बराबर Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस लॉ का नियम होता है, याद रखोगे गॉस लॉ। अब उसके बाद याद रखना है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो यही जो है AEDO में पूछा था, ठीक है। क्या फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोनो ये गॉस लॉ का और इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ का। अब यहाँ पर आपको बताना है कि गॉस लॉ इज ए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ व्हाट। गॉस लॉ किसका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, तो गॉस लॉ जो है कूलम्स लॉ का जो क्या है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन है कि गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए
closed surface S is equal to when Q is the total charge enclosed by S and epsilon naught is the permittivity of the free space। तो बताएं जो गॉस लॉ होता है वो क्या होता है, बी डॉट डी एस होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है ई डॉट डी एस होता है, वो किसके बराबर होता है, तो क्यू इनक्लूज बाई अपसाइलन नॉट। तो यही आंसर हो जाएगा, क्यू इनक्लूज बाई अपसाइलन नॉट। फिर यहाँ बोल रहा है ये किस लॉ के बारे में बता रहा है, बताओ ये जो है स्टेटमेंट वो किस लॉ के बारे में सही होगा। सवाल है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट कि जो टोटल फ्लक्स है आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज विथ इन द सरफेस। जो टोटल फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस का और जो नेट चार्ज है इनक्लोज सरफेस के इक्वल होगा। तो बताए थे गॉस लॉ के ही बराबर होगा, क्योंकि यही बताया था क्यू इनक्लोज बाई अपसाइलन नॉट। ठीक है, फिर से यहाँ देखो, अब ये भी एईटीओ का सवाल है। यहाँ बोल रहा है अर्धचालकता का रोधकता बढ़ता है। अच्छा, जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है ये बताना है। आइए, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो सवाल है ना ये मेनली इसके ऊपर है। आपको याद रखना है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वह दोनों बढ़ जाता है कंडक्टर के लिए, लेकिन जो सेमी कंडक्टर का केस है उसका एकदम उल्टा हो जाता है, घट जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर जैसे कि क्या हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर का भीतर का जो मौजूदा परमाणु है वो कंपन उसका तेज हो जाता है, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसमें बाधा उत्पन्न होता है। कंपन तेज हो जाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो क्या हो जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाता है। इस कारण जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर मतलब जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे जो अधिक संख्या में क्या है इलेक्ट्रॉन जो फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है इलेक्ट्रॉन फ्री होकर, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, जिस कारण जो करंट है उसका धारा का प्रवाह का क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है, रास्ता मिल जाता है, जिस कारण से रेजिस्टेंस भी घट जाता है और रेजिस्टिविटी भी घट जाता है। तो आपको सही स्टेटमेंट चुनना था, तो सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी वाला, कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी घट जाता है, लेकिन कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाता है। तो ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो परमाणु है वो क्या है, कंपन तेज हो जाता है, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वह मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया। अब यहाँ देखो, आपके पास ये सवाल देखो, ये भी एईडीओ का ही सवाल है। दो फ्रेम बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को दो फ्रेम से देख रहे हैं, एक फ्रेम को बोल रहा है कि S1 है और एक फ्रेम बोल रहा है S2 है। तो जब ए पार्टिकल इज फाउंड टू बी रेस्ट, जब इसको S1 से देख रहे हैं इसी पार्टिकल को, तो हमको रेस्ट के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और जब इसी पार्टिकल को हम S2 फ्रेम से देख रहे हैं तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप बताइए फिर क्या सही है, तो बताइए क्या है, क्या होगा फिर।
ठीक है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि कौन कौन फ्रेम होगा। एक देखो, फ्रेम दो तरीके का होता है, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो आइए इसका आंसर खोजने का कोशिश करते हैं। थोड़ा टफ टफ प्रश्न है। देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम उसको कहेंगे जब जो बॉडी है एक्सीलरेटेड मोशन में हो। कैसा हो? एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन मतलब क्या हो? वेलोसिटी में चेंजिंग आता हो। और इनर्शियल फ्रेम उसको कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम उसको कहेंगे जब जो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो? जीरो हो। एक्सीलरेशन क्या हो? जीरो हो। अब जो एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब है आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर जो वेलोसिटी है, जो बॉडी है, वो रेस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखेंगे। तो यही पे सवाल था। रेस्ट में जो था बॉडी, तो क्या हो जाएगा? रेस्ट में बोला था, रेस्ट में बोले या कांस्टेंट वेलोसिटी में बोले तो इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा? बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। तो आइए यहाँ पे चुनते हैं, बी आंसर होगा। बॉडी क्या दिखाई पड़ रहा है? एक बार रेस्ट, रेस्ट में दिखाई पड़ रहा मतलब भी जीरो, यानी कि एक्सलेशन जीरो। और फिर बॉडी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी में दिखाई पड़ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी एक्सलेशन क्या है? जीरो। तो दोनों एक ही केस दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा? इनर्शियल फ्रेम। हाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम कब कहते हैं? जब हमारा बॉडी का क्या होता है? एक्सलेशन होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब ये जो सवाल है ये भी एईडीओ का ही है, बहुत गजब सवाल है। दरअसल ये जो सवाल है डायरेक्टली जो है आपका, सॉरी इनडायरेक्टली जो है, साउंड वर्सेस लाइट का जो ट्रैवल होता है मीडियम में, यहाँ पे क्या है? चंद्रमा की बात हो रही है, यानी कि वैक्यूम मीडियम में किस प्रकार से ट्रैवल करता है उसी के समझ पे है। तो देखो, वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में क्या होता है आपको बता रहे हैं। जो एक है साउंड और एक है लाइट। साउंड पे चलने के लिए तो मीडियम चाहिए। वैक्यूम में कोई मीडियम है? तो बोलोगे नहीं। तो अगर इस पार से उस पार चिल्लाएगा तो सुनाई नहीं देगा। अब जो आते हैं लाइट, लाइट तो बिना मीडियम के भी ट्रैवल करता है। मीडियम रहे चाहे नहीं रहे तो बिना मीडियम के भी ट्रैवल करता है। तो इस पार से उस पार जो अगर हम लोग लाइट भेजेंगे तो वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार है। अब ये सवाल है, ये जो है इसी बार पूछा गया, कब? मद्य निषेध में, वायरस के बारे में, क्लर्क वाला एग्जाम में बोल रहा कि वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन। पहले तो ये चेक करो कि वायरस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है? सही है कि वायरस के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। ना ही सेल ऑर्गेनल होता है वायरस के पास, ना ही सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ना ही सेल मेम्ब्रेन हो रहा है, तो वायरस का सारा चीज़ रहता है किस में है? तो वायरस का जो सारा चीज़ रहता है एक इनवेलप जैसा संरचना होता है, एक कैप्सिड होता है, उसी के अंदर होता है। फिर यहाँ बोल रहा है कि वायरस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ विदाउट होस्ट। बिल्कुल, वायरस बिना होस्ट के लाइफ शो नहीं करता है। तो ये भी एक क्या है? कैरेक्टर है वायरस का, याद रखेंगे। लेकिन ये कारण नहीं है। ये जो है लैक ऑफ मेम्ब्रेन नहीं होता, इस कारण वो अपना जीवन शो नहीं करता है बिना होस्ट के, ये कोई कारण नहीं है। ये जो है अपना जीवन शो नहीं करता है, इसका कारण क्या है? तो आपको बताएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता वायरस में, क्योंकि कोई भी सेल हो ही नहीं, वायरस एज सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सेल ऑर्गन होता ही नहीं, ना माइटोकॉन्ड्रिया ना गोल्गी अपरेटस। तो इन सब के कारण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इस कारण जो वायरस है अपना लिविंग करेक्टर बिना होस्ट के नहीं शो कर पाता है।
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो इसके पास, वायरस के पास क्या आएगा, एनर्जी आएगा। यही एनर्जी है वायरस को क्या करता है, यही एनर्जी वायरस को क्या करता है, यही एनर्जी वायरस को जो है रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन, ये सब जो मेथड है लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला शो करने का ताकत देगा। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। अब जो ये है यहाँ पे पढ़ो, देखो यहाँ पे लिखा है कि बोथ जो है सही स्टेटमेंट है कि वायरस एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता सेल जैसा, ना सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनल होता है ये, ना इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी ऑपरेटर्स, ना ही गोल्जी बॉडी होगा, ना ही सेल वॉल होगा वायरस के पास, ना ही सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी नहीं होता वायरस के पास। वायरस के पास बस एक जेनेटिक मटेरियल होगा, वो भी क्या, या तो डीएनए या फिर आरएनए। जबकि आपको पता है कि अगर लिविंग कैरेक्टर जैसे कि प्रजनन करना है वायरस को, तो ये सभी जो लिविंग बिहेवियर वाला काम है इसके लिए तो एनर्जी चाहिए वायरस को। और वायरस को ये एनर्जी किससे मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने के कारण जो वायरस है, ये जो लिविंग बिहेवियर है नहीं शो कर पाता है। इसलिए वायरस जो है लिविंग बिहेवियर नहीं दिखा पा रहा है, इसके लिए सेल मेम्ब्रेन नहीं माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार है वायरस का लिविंग बिहेवियर नहीं दिखा पाने के लिए। ठीक है, अब इसी पे हम सवाल भी बनाए हैं। यहाँ पे बोल रहा है वाई कांट वायरस जनरेट एनर्जी इंडिपेंडेंटली। ये पता है ये लाइन क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली यही पूछना चाह रहा है कि जो वायरस है वह नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट किस लिए काम करता है। इंडिपेंडेंटली मतलब कि बिना डिपेंडेंट हुए वायरस जो है एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहा है, मतलब कि लिविंग बिहेवियर यानी कि रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन वो वायरस क्यों नहीं कर पा रहा है। इस कारण नहीं कर पाता है क्योंकि जो वायरस के पास है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है ना ही सेलुलर मशीनरी है। सेलुलर मशीनरी मतलब गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल, ये सब। ठीक है, तो ये कारण होगा, ना कि लैक ऑफ मेम्ब्रेन, ये कारण नहीं है, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया कारण होता है क्योंकि यही माइटोकॉन्ड्रिया वायरस को एनर्जी देगा जिसके कारण वायरस क्या कर पाएगा, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन, ये सब कर पाता है। अब यहाँ पे वायरस का जो स्ट्रक्चर है, अब जो सवाल आया वायरस पे तो एक बार हम रिपीट भी करा दे रहे हैं। वायरस के स्ट्रक्चर में 4 चीज़ देखने को मिलता है। एक जो सेंटर में होता है इसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं जीनोम, और ये या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। फिर जो वायरस के ऊपर जो आएगा जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और जो फिर एक आएगा ऊपर से इसके, उसको बोलते हैं इन्वेलप। और इसके ऊपर एक जो ऐसे रहेगा तीर का निशान, इसको बोलेंगे इन्वेलप प्रोटीन यानी कि स्पाइक्स बोलेंगे। ठीक है, और आपको हम बता दें कि जो ये न्यूक्लियो कैप्सिड किसको किसको बोलते हैं, तो कैप्सिड और न्यूक्लियोक एसिड इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं। इन्वेलप क्या है, तो कुछ वायरस है वो एक्सट्रीमली कवर्ड होगा बाय ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, जिसको कहेंगे इन्वेलप, ड्राइवन फ्रॉम द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहीं से ये निकलता है। अब जो कुछ वायरस का स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं और भी। यहाँ पे मैंने वायरस के स्ट्रक्चर को और भी समझाया है। यहाँ पे मैंने वो समझाया कि वायरस में क्या क्या चीज़ होता है, कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है, क्या क्या होता है और उन सब का फंक्शन क्या है। जैसे वायरस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो भी वायरस में क्या पाया जाएगा, या तो डीएनए या फिर आरएनए, दोनों लेकिन कभी एक साथ नहीं पाया जा सकता है। अब ये वायरस में पाया जा रहा है जेनेटिक मटेरियल, तो इसका काम क्या है, याद रखना कि यह वायरस का क्या है, मुख्य हिस्सा है जिसमें वायरस क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है और नए वायरस बनाने के लिए भी
जो सभी निर्देश है, इंस्ट्रक्शन, वो छुपा होता है। तो इसके जेनेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, उसको रेप्लिकेशन करने का क्षमता होता है, और जो नए वायरस बनाने का जो इंस्ट्रक्शन है वो भी छिपा रहता है इसी जेनेटिक मटेरियल में। कैप्सिड फिर क्या है, कैप्सिड, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट। तो ये अनुवांशिक सामग्री के चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक परत है। ये कैप्सिड क्या है, जो अभी बताए ना जेनेटिक मटेरियल, तो इसके चारों ओर जो प्रोटीन का क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। और इसका काम क्या है, तो ये अंदर मौजूद जो डीएनए या आरएनए है उसको नुकसान से बचाता है और वायरस को किसी मेजबान होस्ट की सतह पर चिपकने में मदद करता है। तो इसका याद रखेंगे काम क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है इसको भी प्रोटेक्शन करता है ये कैप्सिड प्रोटीन कोड। उसके बाद जो होस्ट में आपको पता है ना, होस्ट में चिपकेगा तभी लिविंग कैरेक्टर शो करेगा, तो ये स्टिकी होने में मदद करता है। फिर है वायरल इन्वेलप। क्या है, कैप्सिड के बाद क्या पाया जाता है, इन्वेलप बताए थे। कुछ वायरस जैसे हैं इन्फ्लुएंजा में, इन्फ्लुएंजा के कैप्सिड के बाहर फैट या प्रोटीन के अतिरिक्त एक और तो कुछ वायरस में एक और लेयर पाया जाता है प्रोटीन का या फैट का, उसी को बोलते हैं वायरल इन्वेलप। इसका काम क्या है कि जो होस्ट सेल है उसमें घुसना और मेजबान की जो प्रतिरक्षी प्रणाली है उससे बचने से मदद करना। तो जो वायरल इन्वेलप है ना, यह क्या करता है, होस्ट का इम्यूनिटी सिस्टम से जो अटैक होता है उसके बचने से मदद करता है अपने आप को। अच्छा, कभी आपसे पूछे कि वायरस में क्या क्या नहीं पाया जाता है, तो आप बोलेंगे कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है ये सब। जैसे राइबोसोम्स नहीं पाया जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने के लिए नहीं पाया जाएगा। फिर जो साइटोप्लाज्म है ये भी वायरस में नहीं पाया जाता। फिर जो सेल मेम्ब्रेन है इन्वेलप जैसा, कोई वास्तविक कोशिका झिल्ली, ये भी नहीं होता। होता है कि इन्वेलप, लेकिन जो ये इन्वेलप होता है लेकिन वायरल इन्वेलप होता है, लेकिन इनमें कोई जो ट्रू मेम्ब्रेन है वो ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब वायरस क्या है, ए सेलुलर है, अकोशिकीय है, इसमें सेल जैसा कुछ भी अंग नहीं पाया जाता। तो वायरस कोई सेल नहीं है, ए सेलुलर है, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज। तो एक वायरस है जो कि इन्फेक्ट करेगा और रेप्लिकेट करेगा विद इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ही क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा और रेप्लिकेट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया नहीं वायरस है। क्या है, वायरस जो कि बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट करेगा और रेप्लिकेट करेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में, ये स्टेनो में, ये सॉरी क्लर्क में पूछा गया था, बिहार पुलिस के क्लर्क में, कि अब अपीको मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है। देखो, अपीको हम लोग सुनते हुए चिप को, अपीको चिप के मूवमेंट ये सब फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो ए होगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ मूवमेंट लिया है, यहाँ पे मैंने कुछ मूवमेंट लिया है इम्पोर्टेंट, जो फॉरेस्ट से संबंधित है, उस सबको देख ले रहे हैं। एक तो था बिश्नोई मूवमेंट जो 1730 में चला, इसमें अमृता देवी ये सब का नाम इम्पोर्टेंट है, और इस किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, खेजरी केस के लिए। ठीक है, फिर चिपको मूवमेंट चला 1973 में, ये तो पता ही है सबको। इसी के प्रयास याद है, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। ठीक है, फिर आपको एक अपीको मूवमेंट चला, यही जो है क्लर्क एग्जाम में पूछा, कब चला, तो 1983। क्या बोलोगे, 1983, 73 नहीं, 1983। लगभग चिपको के 10 साल बाद क्या चला, अपीको चला। कहाँ पे चला था, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में। कहाँ पे चला सर, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में। फिर उसके बाद साइलेंट वैली मूवमेंट चला केरला वाले क्षेत्र में, साइलेंट वैली मूवमेंट केरला वाले क्षेत्र में। ये
78 में। कब? 78 में। फिर जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है, थाला फॉर ए रीज़न, ये ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है, ये केन्या में चला, नोबेल एल ल्यूरेट वांगरी माथाई के द्वारा, जो, ठीक है ना। फिर जो है ये छोड़ो, फिर एक और चला था, ये तो वर्ल्ड लेवल पे है। फिर है जंगल बचाओ आंदोलन चला 1982 में झारखंड बिहार में, 1982 में झारखंड बिहार में। तो याद रहेगा कब कौन कौन चला, ठीक है। अपीको चला 83 में, इसके 10 साल बाद कर्नाटक में। और साइलेंट वैली वाला चला 78 में कर्नाटक में। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड बिहार में 82 में। फिर वाटर कंजर्वेशन को भी लेके कुछ मूवमेंट चला हुआ है इंडिया में, उसको देख ले रहे हैं। एक तो तरुण भारत संघ, ठीक है, ये चला। एक है सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, पलाची मादा कैंपेन, पलाची मादा कैंपेन। ये जो कोको कोला का एक्सपेंसिव जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा था, उसी के खिलाफ चला केरला में, केरला आदिवासी के द्वारा कोको कोला के खिलाफ, पलाची मादा कैंपेन, ठीक है, याद रहेगा। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, कब? कांग्रेस के 100 साल बाद, बाबा आमटे और मेरा पाठक के द्वारा। बाबा आमटे इसमें नाम प्रमुख है और मेरा पाठक का नाम आता है। कांग्रेस के 100 साल बाद नर्मदा बचाओ से अब देश बचाओ से नर्मदा बचाओ की ओर आ गए। फिर जल शक्ति अभियान, ये तो याद ही है, तो ये याद रहेगा बिल्कुल। तो पलाचा मारी कैंपेन जो है वो 2004 के आसपास चला कोको कोला के विरुद्ध। ये वाटर कंजर्वेशन से संबंधित मूवमेंट है। तो कौन सा मूवमेंट किससे संबंधित है पता चल गया। अब यहाँ पे पूछा है, नहीं इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, इसको खुद से पढ़ें, इसको खुद से पढ़े रिफ्लेक्स आर्क को। अब ये वाला देखो, ये भी आपको कलर में पूछा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मिस्टेक। यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। जो होमोलोगस ऑर्गन है इसमें से कौन इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये बताना, ठीक है। मैंने मार के आ गया था टीथ एंड ह्यूमन ऑफ एलिफेंट टक्स, ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई, ठीक है। पहले तो होमोलोगस एनोलोगस इसके बीच के अंतर ही के ऊपर हम सवाल बनाते हैं, फिर हम याद कराते हैं, क्योंकि इसमें बैंकर कन्फ्यूज होते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या है, जो शेयर करता है कॉमन इवोल्यूशन, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। एनालॉगस ऑर्गन क्या है, जिनका सिमिलर फंक्शन होता है लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट है, इवॉल्व है, वो डिफरेंट होता है। तो फंक्शन सिमिलर तो एनालॉगस, फंक्शन डिफरेंट तो होमोलॉगस। होमोलॉगस का नाम किस आधार पे है, तो कॉमन इवोल्यूशन पे। एनालॉगस का नाम क्यों एनालॉगस है, डिफरेंट इवोल्यूशन पर है, तो ये ए सही होगा। अब होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन में कुछ चीज़ देखते हैं। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट। इसमें फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट। इसमें फंक्शन क्या होता है, सिमिलर। इवोल्यूशन पैटर्न क्या होता है, डाइवर्जेंट। इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट। ऐसे तो बहुत सारा होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन हम लोग याद करवाए भी, लेकिन फिर भी देख ले रहे हैं। होमोलॉगस ऑर्गन को याद सिर्फ कर लो, बाकी जो बच जाएगा उसको एनालॉगस मान लेना। तक कहीं पर भी तुमको 4 लिम्स दिखाई पड़े, बोन्स इन मैमल्स, 4 लिम्स ऑफ बोन्स इन मैमल्स, तो वो क्या हो जाएगा, होमोलॉगस। थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोवेनविला, क्या हो जाएगा, होमोलॉगस। हार्ट और ब्रेन ऑफ
वर्टिब्रेट्स क्या हो जाएगा? होमोलॉगस। टीथ ऑफ ह्यूमन एंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? होमोलॉगस। एनालॉगस में क्या हो जाएगा? तो जो विंग है, क्या है? विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मेमल, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। तो ऐसे याद कर सकते हैं एनालॉगस का, ए डब्ल्यू ए एनालॉगस, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ई आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, और एफ ए डब्ल्यू ई फाउ, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। तो ये याद कर लिए। अब देखते हैं विंग्स वाला बताए थे, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, ये एनालॉगस है। अभी तो याद करें, एफ ए डब्ल्यू ए मतलब एनालॉगस, फ्लिपर्स, विंग्स और आई। अब जो फोर लिम्ब आता है, ये फोर लिम्स हो गया, ये टीथ हो गया, तो ये क्या होगा? होमोलॉगस। इसमें भयंकर कन्फ्यूजन होते हैं। अब क्या होगा? कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एफ ए डब्ल्यू एफ मतलब फ्लिपर्स, ए मतलब एनालॉगस, डब्ल्यू मतलब विंग्स, ए मतलब आई। बाकी जो लिम्स है, टेंडल्स है, ब्रेन्स है, हार्ट है, टीथ है, ये सब होमोलॉगस है। बाकी ये वीडियो को भी एक बार देख लेंगे, वीवीआई वीडियो है, याद कराएगा। अब ये जो क्या है, ये भी कलर के एग्जाम में पूछा था, किसका ज्यूरिडिक्शन किस किस में है। तो आदमी बॉम्बे वाले में कंफ्यूजन हो जाता है, मद्रास वाले में, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। केरला का तो पता है, लक्षद्वीप हाई कोर्ट तक विस्तार है। मद्रास का क्या है? पुदुचेरी, ठीक है ना। कलकत्ता का क्या? अंडमान निकोबार तक। बॉम्बे का क्या है? तो दमन दीव तक। कैसे याद रखोगे? बोडा, क्या है? बोडा नहीं तो बड़ा, इसको बोलते बोडा। तो बॉम्बे, दमन दीव। अब मद्रास का क्या हो जाएगा? मापू, बोडा मापू। अब यहाँ पे एक सवाल पूछ दिया आपको, ये कि जो लाइबेज ने सॉरी लिबोजियर ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोगात्मक प्रस्थापित किया। तो आपको पता है कि लिबोजियर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसने ही सबसे पहले क्या किया था? एलिमेंट की परिभाषा को बताया था, और उसके बाद उसका प्रयोगात्मक प्रतिस्थापित किया। उसके अनुसार जो एलिमेंट है वह सबसे छोटा मूल रूप है, जिसे जो केमिकल प्रोसेस से और छोटा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है, कथन की व्याख्या ये कारण करता भी है। देखिए, इसमें हम लोग कंफ्यूज क्या हो गए थे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं ये वाला लाइन पे, कि तत्व सबसे छोटा चीज़ है जिसको और चीज़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन हम लोग इसको डाल्टन का जो है, डाल्टन से कंपेयर कर लेते हैं। याद रखें, जो लेविजियर है वो तत्व यानी कि एलिमेंट की बात करता है कि उसको छोटा नहीं कर सकते, लेकिन जो डाल्टन है वो एटम की बात करता है कि एटम को और छोटा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ याद रखेंगे। आइए, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बहुत टफ है, इसी का ध्यान से रखेंगे। एक तरफ लिखा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक तरफ लिखा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सबसे पहले तो जानेंगे जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट,
और जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो दिया था जॉन डाल्टन। ठीक है, इसका फोकस क्या है? द रेशियो ऑफ एलिमेंट इन ए सिंगल कंपाउंड। तो जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है जोसेफ प्राउस्ट का, वो ध्यान देता है जो सिंगल कंपाउंड है उसमें एलिमेंट किस रेशियो में मिल रहा है। अब जो मल्टीपल प्रोपोर्शन में डाल्टन किस पर ध्यान देता है, तो वो भी रेशियो पर ही ध्यान दे रहा है, लेकिन जो सेम एलिमेंट के द्वारा डिफरेंट कंपाउंड मिल बन रहा है, सिंगल कंपाउंड है इधर, इधर क्या है, डिफरेंट कंपाउंड है, उसमें की बात करता है। फिर कोर रूल की बात क्या करता है कि एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्ट सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस इट्स ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ बात करता है डाल्टन, जब दो एलिमेंट कंबाइन करके ज़्यादा एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जो मास होता है एक एलिमेंट का वो कंबाइन करता है फिक्स मास में दूसरे एलिमेंट के साथ इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है कि जो आपका जोसेफ प्राउस्ट है वो वाटर के बारे में बता रहा है कि यह वाटर है। अब इसमें ए वो क्या होगा, जो ए वो हाइड्रोजन का मास आएगा और ऑक्सीजन का जो मास है 8 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कभी क्या पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे दो दो एलिमेंट की बात कर रहा है। इसको समझने के लिए क्या कर सकते हो, एक बार वाईटी भी वाच कर सकते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, आपको टॉपर एजुकेशन वाला बताया बच्चा। अच्छा, इसमें भी हम लोग बड़ी कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, जो एक्वा रेजिया का कंपोजिशन है उसके बारे में। तो एक्वा रेजिया का कंपोजिशन हमको पता है कि किसके किसके मिलने से बनता है, कंसनट्रेटेड और कंसनट्रेटेड HNO3 से। लेकिन किसमें 3 किसमें 1, तो देखो जिसमें 3 लगा है उसको वो 1 रेशियो में मिलाएंगे, जिसमें 1 लगा है उसको 3 रेशियो में मिलाएंगे। ठीक है, तो यही होता है। अब ये सवाल पढ़ेगा, तो ये सवाल है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आपको बताया है कि जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो सिंगल कंपाउंड का डील करता है, जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो क्या डिफरेंट कंपाउंड का डील करता है जो कि सेम एलिमेंट से बने हैं। जैसे CO से क्या बन जा रहा है, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बन जा रहा है, लेकिन इसी CO से एक बार क्या बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जा रहा है। फिर यहाँ देखिए, एक जो स्टूडेंट है वो स्टडी कर रहा है दो डिफरेंट ऑक्साइड सल्फर का, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक जो है सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में अध्ययन किया। अब वो क्या कर रहा है, टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू डिस्टिंक्ट कंपाउंड विच केमिकल लॉस शुड बी स्टूडेंट अप्लाई। बताओ, अब देखो जो सल्फर ऑक्साइड से ही एक बार क्या चीज़ का अध्ययन करना चाह रहा है, SO2 का, और एक बार SO3 का। तो दो कंपाउंड पे फोकस कर रहा है। जब एक से ज़्यादा कंपाउंड की बात आए तो मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि डाल्टन का था। अब यहाँ पर है कि सवाल बोल रहा है कि सैंपल ऑफ ए प्योर वाटर H2O वाटर कलेक्ट होता है ग्लेशियर से एंड डीप वेल एंड केमिकल लेबोरेटरी, ऑल आर फाउंड टू कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ए स्ट्रिक्ट 1:8 मास रेशियो। दिस ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली इलस्ट्रेट क्या समझाता है कि जो प्योर वाटर है वो कभी ग्लेशियर से ले रहे हैं
कभी कुआं से ले रहे हैं, उस सभी में पता चलता है कि 1:8 के अनुपात में ही मास का रेशियो होती है। ये क्या समझाना चाह रहा है कि देखो, यह समझाना चाह रहा है, बी होगा आंसर, कि द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिकॉज ए सिंगल टाइप ऑफ कंपाउंड मेंटेन फिक्स्ड मास रेशियो रिगार्डलेस इट्स सोर्स। इसमें H2O की ही बात कर रहे हैं कि H2O तुम कोई भी सोर्स से निकालो, चाहे डीप वेल से, चाहे ग्लेशियर से, वो जो सिंगल कंपाउंड है उसमें हमेशा जो मास का रेशियो होगा वो 1:80 होगा। ठीक है, 1:80 होगा। अब इसमें कथन कारण के बारे में आपको बताना है। अब हम जैसा कि बताएं ये पिछले क्वेश्चन में कि लेबोजियर, हाँ, वो पहला साइंटिस्ट था जो एक्सपेरिमेंटली जो एलिमेंट का डेफिनेशन है वो दिया। और इसी का कारण क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिम द एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल, ये बात भी लेबोजियर बोला है, इसकी कथन की व्याख्या कारण करता भी है। लेकिन हम लोग इस वाली स्टेटमेंट से क्या कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, डाल्टन से। डाल्टन वैसे ही कुछ बोला है, लेकिन वो एलिमेंट की जगह एटम बोला था कि एटम से छोटा कुछ नहीं है। लेबोजियर बोला एलिमेंट से छोटा कुछ नहीं है। तो फिलहाल यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी सही है। अब बोल रहा है द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपल सब्सटेंस इज नोन एज। वह मैटर जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा और छोटा नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं बताओ, उसको क्या बोलते हैं? तो उसी को तो एलिमेंट बोलते हैं। यही तो लेवोजियर का क्या है, स्टेटमेंट था। यहाँ बोल रहा है कि who proposed that the atoms cannot be created और nor be destroyed in a reaction। एटम को नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय। तो ये बोलेगा कौन? डाल्टन। एटम के ऊपर कौन बोलता है? डाल्टन। लेवोजियर किसके ऊपर बोलता है? एलिमेंट के ऊपर। बोला था ना, परमाणु को नहीं क्रिएट नहीं जनरेट किया जा सकता। और इस लाइन के ऊपर देखो, अरबी में सवाल पूछा कि कुछ साइंटिस्ट का नाम बताइए जो डिफाइंड किया एलिमेंट एज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट को और भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा छोटा नहीं किया जा सकता। तो लेवोजियर बोला। बिल्कुल, देखिए लेवोजियर का भी आतंक चल रहा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डाल्टन के तोड़ने वाला बात और लेवोजियर के तोड़ने वाला बात में क्या अंतर है। तो जो एलिमेंट के तोड़ने की बात कौन करता है? लेवोजियर। लेकिन डाल्टन का तोड़ने के बाद किसको करता है? एटम को। डाल्टन तोड़ने के बाद किसको करता है? एटम को। और उसके बाद जो आपको पता है, ये तो बोलता है एलिमेंट से छोटा कुछ नहीं है लेवोजियर, और बोलता है एटम से छोटा कुछ नहीं है, परमाणु भाग जाए। लेकिन इसके बाद ही, डाल्टन के बाद जो परमाणु क्या हुआ, परमाणु टूटने के लिए बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड आया, ये सब आया, तो फिर परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलने लगा। तो ये क्या है? श्रृंखला है।